नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मिस 24/7 न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। नगरीय निकाय त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा आदेश, शासकीय सेवकों की छुट्टी पर लगा बैन। सड़क दुर्घटना में हुई पूर्व कैबिनेट मंत्री के नाती की मौत, मोटरसाइकिल अनियंत्रित होने से हुआ था हादसा। महाविद्यालय में एडमिशन के लिए तय हुई तारीख, ऑनलाइन होगी पूरी एडमिशन प्रक्रिया। शहर के एक निजी अस्पताल के द्वारा मरीजों को लाने के लिए आशा कार्यकर्ताओं को दिया जा रहा है खुला प्रलोभन, मामले की स्वास्थ्य विभाग ने शुरू की जांच। जिले के न्यायालय में हुआ नेशनल लोक अदालत का आयोजन, 3 करोड़ से अधिक की हुई वसूली। बाईस मई को जयपुर में जैन भगवती दीक्षा से पहले सुराना परिवार का जैन समाज ने किया अभिनंदन। तत्कालीन दिग्विजय सिंह सरकार में मध्य प्रदेश शासन के पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे डोमन सिंह नकपुरे के नाती की सड़क हादसे में मौत हो गई। 13 मई को यह हादसा श्री नकपुरे के गृह ग्राम लालपुर खैलांजी में हुआ। मृतक शुभम पिता रवि दशहरे 23 वर्ष, ग्राम चिकली, थाना बहेला निवासी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शुभम दशहरे डोमन सिंह नकपुरे की छोटी बेटी ग्राम चिकली निवासी का बेटा था, जो पिछले 10 वर्षों से अपने नाना डोमन सिंह नकपुरे के घर लालपुर में रहकर ही पढ़ाई करता था। वर्तमान में शुभम LLB की पढ़ाई वाराणसी में कर रहा था। बताया गया है कि 13 मई को शुभम दशहरे किसी काम से मोटरसाइकिल से अपने खेत गया था और 4:30 बजे करीब शुभम दशहरे मोटरसाइकिल से घर लौट रहा था। तभी घर के पास मोटरसाइकिल अनियंत्रित हो गई और शुभम मोटरसाइकिल सहित रोड किनारे खेत में चले गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। खबर मिलते ही डोमन सिंह नकपुरे घटनास्थल पर पहुंचे और घायल शुभम को कार से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खैलांजी लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद शुभम को जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया था। शुभम दशहरे को बालाघाट के निजी अस्पताल में भर्ती किया गया था। शुभम को MRI कराने के लिए MRI सेंटर हनुमान चौक लेकर गए थे। MRI कराने के दौरान शुभम दशहरे की मौत हो गई, जिसके शव को जिला अस्पताल बालाघाट लाया गया। 14 मई को जिला अस्पताल पुलिस ने मृतक शुभम दशहरे की लाश पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके परिजनों को सौंप दिया है और मर्ग कायम कर मर्ग डायरी अग्रिम कार्रवाई हेतु पुलिस थाना खैलांजी भिजवा दी गई। रामपाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम लड़सड़ा में रहने वाली एक नाबालिग लड़की ने अपने ही गांव के 4 लोगों के विरुद्ध सामूहिक रूप से दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। वहीं रामपाली थाना प्रभारी पर इस मामले में 3 आरोपियों के विरुद्ध अपराध दर्ज न कर सिर्फ एक आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज करने का आरोप भी लगाया है, जिसकी शिकायत इस लड़की ने अपने परिजनों के साथ जिला मुख्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक से की है और 4 लोगों के विरुद्ध अपराध दर्ज कर उसे न्याय दिलाने की मांग की। 17 वर्षीय नाबालिग लड़की ने पुलिस अधीक्षक बालाघाट को शिकायत पेश करते हुए बताया है कि 10 मई की रात्रि में ग्राम के दिगम चिकले के चाचा की शादी का रिसेप्शन था, जिसमें वह अपने मां के साथ गई थी। मां खाना खाकर घर वापस आ गई थी, जिसके बाद ये घटना घटित हुई है। दिगम के चाचा के घर रिसेप्शन था। हाँ। तो मैं खाना खाने गई थी। फिर खाना खाने गई थी और घर आई तो बाथरूम चले गई। हाँ। उधर से 4 लड़के आए और मेरे को उठा करके ले गए कोठे में। कौन को नाम क्या है लड़कों का? दिगम चिखले, नानू चिखले, नरेश मस्करे, संजय फंसी। अच्छा, किसके यहाँ ले गए थे आपको? गोरेलाल फंसी के कोठे में। फिर क्या हुआ? बलात्कार किए। फिर मेरी नाक में क्या सूंघाए क्या नहीं, तो पता नहीं, मेरे को नशा आने लगा और वहाँ से संजय वंशी के घर लेकर गए। फिर वहाँ पर भी बलात्कार किए। इस नाबालिग लड़की ने शिकायत में उल्लेख किया कि मामले की शिकायत करने अपनी मां और मामा जी के साथ रामपाली थाना गई थी, जहां पर थाना प्रभारी ने उन्हें 3 दिन तक लगातार परेशान कर हमारी शिकायत नहीं सुनी और जब मेरी शिकायत नहीं सुनी जा रही थी तो थाना प्रभारी के द्वारा मुझे डराया गया और मेरी मां और मामा जी के साथ अभद्र टिप्पणी की गई। 4 लड़के का नाम हमने लिखाए थे, पर
थानेदार साहब ने 3 लड़के का नाम नहीं लिखा रहा है। थानेदार साहब ने जो बोल रहे थे वही हमने दबाव में आकर के बोला। वहीं इस मामले में रामपाली थाना प्रभारी सुनील बारिया ने लड़की के द्वारा लगाए गए आरोप को एक सिरे से खारिज करते हुए मोबाइल पर पद्मेश 24/7 को बताया कि लड़की के लिखित आवेदन के आधार पर अपराध दर्ज किया गया है। लड़की नाबालिग है और लड़का बालिग है। आरोपी दिगम चिगले के विरुद्ध धारा 376 भारतीय दंड विधान और धारा 3/4 पास्को एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना की जा रही है। लड़की पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाला गया है और उनकी मां और मामा जी पर कोई भी अभद्र टिप्पणी नहीं की गई है। प्रतिस्पर्धा के इस दौर में जहां एक और विभिन्न व्यवसायी अपने व्यवसाय को ऊंचा उठाकर अधिक धन लाभ अर्जित करने के लिए साम दाम दंड भेद की नीति अपना रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर मेडिकल सेवाओं के नाम पर संचालित निजी अस्पताल के संचालक भी अब इस प्रतिस्पर्धा में कूद चुके हैं। निजी अस्पताल में मरीजों को लाने वाले लोगों को खुल्लम खुल्ला एक से बढ़कर एक ऑफर दे रहे हैं, जहां वे मरीजों को उनके अस्पताल लाने वाले लोगों को नगद रकम, इनाम, कमीशन देने का लालच देने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं, जो अपने इस ऑफर को सोशल मीडिया पर भी प्रसारित कर रहे हैं। दरअसल यह मामला नगर के हनुमान चौक में संचालित जीएसके हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी सेंटर का है, जहां गर्भवती महिलाओं को डिलीवरी कराने के लिए उनके हॉस्पिटल में लाने वाली आशा कार्यकर्ताओं को नगद रुपए का लालच और उचित इनाम के साथ साथ कमीशन देने का भी प्रलोभन दिया जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से यह मामला हमारे संज्ञान में आया था, जिसके लिए एक जांच दल बनाकर हनुमान चौक स्थित संबंधित अस्पताल का निरीक्षण कराया गया, जिसमें यह पता लगाया गया कि कितनी प्रसूताओं को आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से डिलीवरी के लिए उक्त अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये सोशल मीडिया में जरूर ये मामला आया था और इसके बाद में हमने जांच दल गठित कर दिया है और जांच दल गया था और उसके बाद में उन्होंने अपना वहाँ पे पूरे सब दस्तावेज वगैरह देखे हैं और जांच दल की रिपोर्ट से अभी मुझे अवगत नहीं हो पाया हूँ, क्योंकि मैं कल भी माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था, इसलिए इसमें रह गया और आज जो है आज छुट्टी का दिन है। तो जैसे ही अभी हमारा ऑफिस खुलता है तो अपन उसके बारे में पूरा लेकर के जो भी उचित कार्रवाई होगी उसके ऊपर करेंगे। इस विषय पर जब हमने शहर के हनुमान चौक स्थित जीएसके हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी सेंटर के प्रबंधन से चर्चा करने की कोशिश की तो उनसे संपर्क नहीं हो पाया। वहीं एक नंबर के माध्यम से लगातार सोशल मीडिया में आशा कार्यकर्ताओं को लालच देने का विज्ञापन प्रसारित किया जा रहा है। उस नंबर पर हमने जब संपर्क करने की कोशिश की तो उक्त नंबर पर कॉल रिसीव नहीं किया गया। लालबर्रा नगर मुख्यालय में भगवान जगन्नाथ स्वामी व तेली समाज के आराध्य देवी संत शिरोमणि मां कर्मा देवी जी की पालकी रथ यात्रा का 14 मई को लालबर्रा नगर में आगमन हुआ। इस अवसर पर तेली समाज के स्वजाति बंधुओं के द्वारा सिवनी मार्ग स्थित अहिंसा द्वार पहुंचकर पालकी रथ यात्रा का भव्य स्वागत किया गया, जिसके बाद पालकी रथ यात्रा के साथ सभी नगर के एक लॉन में पहुंचे, जहां मंच कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। इस अवसर पर तेली समाज के पदाधिकारियों ने भगवान जगन्नाथ स्वामी व संत शिरोमणि मां कर्मा देवी जी की पूजा अर्चना की, जिसके बाद मंच कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। मंच कार्यक्रम को संबोधित करते हुए समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि हमारा समाज पिछड़ गया है, इसलिए हम सभी को संगठित होकर समाज उत्थान के क्षेत्र में काम करना है और भगवान जगन्नाथ स्वामी एवं संत शिरोमणि मां कर्मा देवी जी की पालकी रथ यात्रा पूरे प्रदेश के समस्त जिलों व विकास खंडों में पहुंचेगी और समाज के लोगों को जागरूक कर संगठित करने का काम किया जा रहा है। इसलिए आप लोग भी संगठित होकर समाजोत्थान के क्षेत्र में काम करना है। स्वामी मां कर्मा देवी साहू समाज जनजागृति रथ यात्रा लेकर के हम 17 अप्रैल को जबलपुर से मध्य प्रदेश के पूरे 52 जिलों में नगर ग्राम कस्बों में भ्रमण करते हुए 19 मार्च 2023 के लिए भोपाल के लिए हम निकले हुए हैं। साथ में हमारे साथ जगदीश साहू जी खंडवा से, वह भी 11 महीने का समय दे रहे हैं।
यह यात्रा का जो उद्देश्य है, मध्य प्रदेश में रहने वाले पिछड़ी जाति के 14% साहू समाज की संख्या है, उस संख्या को पूरे साहू समाज को जन जागृति एकजुटता लाने के लिए यह यात्रा है जो ग्राम ग्राम तक भ्रमण कर रही है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2022 को देखते हुए शासकीय अधिकारी कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध लगा दिया है। यही नहीं, इसके साथ ही अन्य आदेश भी जारी किए गए हैं, जिनका कड़ाई से पालन करने के भी निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार चुनावी प्रक्रिया को देखते हुए शासकीय कर्मचारी अधिकारियों के अवकाश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही कोई भी शासकीय सेवक बिना अनुमति के अवकाश पर नहीं जाएगा, ना ही अपने मुख्यालय से बाहर जाएगा। चुनाव कार्य को देखते हुए सार्वजनिक अवकाश के दिनों में भी कार्यालय खुले रहेंगे। यही नहीं, इसके अलावा यदि किसी शासकीय कर्मचारी अधिकारियों को अवकाश पर जाना है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है, तो उसे मेडिकल बोर्ड से सत्यापित अवकाश स्वीकृति का सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा। आपको बता दें कि बीते दिनों स्थानीय निर्वाचन चुनाव के लिए मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम पूरा होने के बाद से ही चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जल्द ही चुनाव करवाए जाने के आदेश के बाद तो जैसे प्रदेश में चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। नगरीय निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2022 के लिए बीते दिनों मध्य प्रदेश चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव करवाए जाने को लेकर बड़ा आदेश जारी कर दिया गया है, जिसमें ईवीएम और बैलेट पेपर दोनों का उपयोग किए जाने की स्पष्ट जानकारी दे दी गई है। आपको बता दें कि जनवरी 2022 में चुनाव करवाए जाने को लेकर स्थानीय निर्वाचन के द्वारा कर्मचारियों के प्रशिक्षण सहित बहुत से सारे काम पूरे करवा लिए गए थे। उम्मीद यही लगाई जा रही थी कि पिछले प्रशिक्षण के आगे प्रक्रिया निर्वाचन आयोग के द्वारा अपनाई जाएगी, जिसके तहत जल्द से जल्द चुनाव करवाए जाने की प्रक्रिया पूरी करवाई जा सकती है। हालांकि अब तक कोई भी आधिकारिक आदेश या तारीख तय नहीं हुई है, इसलिए अभी मध्य प्रदेश वासियों को नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव के लिए तारीखों का इंतजार करना होगा। बालाघाट नगर के प्रतिष्ठित सराफा व्यवसायी राकेश सुराना, उनकी धर्मपत्नी लीना सुराना और उनके 11 वर्षीय पुत्र अमय सुराना के द्वारा एक साथ आगामी 22 मई को जयपुर में जैन भगवती दीक्षा ली जा रही है। एक ही परिवार के 3 सदस्यों के द्वारा एक साथ जैन भगवती दीक्षा लिया जाना परिवार एवं समाज के लिए ही नहीं बल्कि पूरे जिले के लिए बहुत बड़ा विषय है। इसी तारतम्य में पार्श्वनाथ जैन श्वेतांबर मंदिर ट्रस्ट के अंतर्गत आने वाले सभी मंडलों के द्वारा मेन रोड स्थित पार्श्वनाथ भवन में अभिनंदन समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में सम्मिलित हुए समाज के लोगों की उपस्थिति में जैन समाज के द्वारा तीनों दीक्षार्थियों का अभिनंदन किया गया। बालाघाट नगर के प्रतिष्ठित सराफा व्यवसायी श्री राकेश सुराना, उनकी धर्मपत्नी लीना सुराना और उनके 11 वर्षीय अमय सुराना द्वारा 22 मई 2022 को जयपुर में जैन भागवती दीक्षा अंगीकार की जा रही है और उसी उपलक्ष्य में आज पार्श्वनाथ जैन श्वेतांबर मंदिर ट्रस्ट और उसके अंतर्गत आने वाले सभी मंडलों द्वारा उनका अभिनंदन समारोह पार्श्वनाथ भवन में आयोजित किया गया है। दक्षिण सामान्य वन मंडल वन परिक्षेत्र वाराणसी के अंतर्गत पूर्व में घटित बाघ की मूंछ के बाल तस्करी के मामले में शनिवार को एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। यह आरोपी शिव कुमार निवासी टेंगनी टोला कंजेत थाना का निवासी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वाराणसी वन विभाग के द्वारा 24 मार्च 2022 को बाघ के 28 मूंछ के बालों के साथ पुलिस विभाग के सेवानिवृत्त सहायक उप निरीक्षक सहित 3 लोगों को लालबरा सिवनी स्टेट हाईवे पर स्थित ग्राम सिहोरा से अपनी अभिरक्षा में लिया गया था, जो धन वर्षा के अंधविश्वास को लेकर बाबा या ओझा की तलाश कर रहे थे, जिसमें पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त सहायक उप निरीक्षक हरिलाल उइके, उपेंद्र मस्कोले व सचेंद्र नागेश्वर के खिलाफ वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 02 की उपधारा 31, 32, 33, 36, 09, 39, BD 49, BC 50 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर न्यायालय में पेश किया गया था, जहां से इन आरोपियों को उपजेल भेज दिया गया था। पूछताछ के दौरान शिव कुमार इनवाती का नाम इन्होंने बताया था, जो फरार चल रहा था, जिसे मुखबिर की सूचना पर शनिवार को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। सूचना पर सिवनी लालबरा राष्ट्रीय मार्ग पर हमने जो है 4 आरोपियों को मूंछ के बाल के साथ में गिरफ्तार किया था, जो कि बाघ से संबंधित थे। उक्त प्रकरण में मौका स्थल से उक्त दिनांक को ये आरोपी, जिसका नाम शिव कुमार इवनाती है और ये टेमनी टोला का रहने वाला है, तहसील लालबरा के अंतर्गत आता है। इसमें जब प्रकरण में आगामी विवेचना की गई तो इसका नाम, इसके प्रकरण के मुख्य आरोपी श्री हरिलाल उइके के द्वारा इसका नाम लिया गया था कि वो पैसे की झड़ती की कार्रवाई या धनवर्षा की कार्रवाई में भी इस व्यक्ति का अपना स्वयं का योगदान था और ये सब लोग मिलकर उस कार्य को अंजाम देने वाले थे। बाबत इसके द्वारा जो अपराध किया गया था, उस तारतम्य में आज रात्रि में
मेरे निर्देशन में एक दल गठित किया गया जिसको लगभग 4:30 बजे इसके घर से जो है गिरफ्तार किया गया।